पढ़िए, मेहनत करिए, सीखिए और वहाँ पे जाइए। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सचिदानंद जी को कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म को युवाओं के लिए रखा, और युवाओं से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो अपनी एनर्जी, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएं, उसके बाद नौकरी में लगाएं, और जांबाजी के दर्शनों को दिमाग में रखते हुए काम करें, तो आपका गारंटी है कि आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा। समाज में कुछ नकारात्मकता फैली हुई है। लोग सारा दिन बुराई करते रहते हैं, कभी संतों की बुराई करते हैं, कभी कथा की बुराई करते हैं, कभी दान की बुराई करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि संतों का इस समाज को बनाने में क्या योगदान है। इस समाज का जो जांबाजी की शिक्षाएं हैं, उनको इतने सालों तक याद रख के, उनको लिख के, उनको सुरक्षित रख के हम तक आज पहुंचाई है। ये संत नहीं होते तो आज शायद हम यहां इस प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं होते। और कथा कोई बुरा नहीं है, कथा तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि कुछ कथाएं हैं वो दूसरों की देखा देखी, उसमें बहुत सारी चीजें बाद में मिलावट आ गई है, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि सच्चिदानंद जी जितनी भी कथा करते हैं वो हमेशा जामवाणी दर्शन के ऊपर होती है, शब्दवाणी के ऊपर होती है। इसके लिए हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और वो इसी को आगे बढ़ाएं। हमें समाज को इन जैसे युवा विद्वानों से, संतों से बहुत उम्मीद है, और ये बहुत आगे तक जा सकती है। जामवाणी संस्कार को भी, ये संगीत को भी आगे बढ़ावा दें। जामवाणी साहित्य अकादमी, जिसका मैं कोषाध्यक्ष हूं, उससे भी ये जुड़े हुए हैं, और ये बहुत अच्छा प्रयास है। हम इनके साथ हैं, जब भी ये कहेंगे, जिस भी काम के लिए कहेंगे, हम तैयार हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आर के विश्नोई जी। अब इस कार्यक्रम के अगले चरण में हमारे जो मुख्य वक्ता हैं और जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, मैं उनका एक संक्षिप्त सा परिचय आपके समक्ष रखूंगा, और उनके बाद में उन प्रेरणा स्रोत से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। वे जो जवाब देंगे वो हमें गहराई से मनन करना है उन जवाबों का। मैं परिचय दे रहा हूं श्रीमान श्याम जी गोदारा, वर्तमान में आरएएस अधिकारी हैं। आपका जन्म एक साधारण से किसान परिवार में हुआ। आपका गांव बिल्कुल यहीं पास में, कुचौर अगुणी, तहसील नोखा, बीकानेर। आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद में बीएड किया, एमए किया आपने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के अंदर। आपने नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, जो कॉलेज लेक्चरर के लिए होती है। आपने 2013 में 79वीं में रैंक प्राप्त की और डीटीओ पद पर वर्तमान में ट्रेनी है। और आरएएस 2016 में आपने 14वां स्थान प्राप्त कर न केवल समाज को बल्कि अपने परिवार को भी गौरवान्वित किया। मैं कोडलेस माइक है वो श्रीमान श्याम जी को दे दिया जाए। बोलो गुरु जंबेश्वर भगवान की। श्रीमान श्याम जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि एक साधारण से किसान परिवार से प्रशासनिक सेवा के इस पद तक पहुंचने का सफर कैसा रहा और इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? धन्यवाद। इससे पहले सर्वप्रथम भगवान गुरु जंबेश्वर को दंडवत प्रणाम। संत विराजमान है, उनको चरणों में सादर प्रणाम। उपस्थित मातृशक्ति और मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्गों को सादर प्रणाम। उसके बाद सभी युवा साथी जो बड़े उत्सुकता से सुनने को आतुर हैं, उन सबको भी प्रणाम। मैं आपके प्रश्न के जवाब पे आता हूं। एक साधारण किसान का बच्चा आरएएस कैसे बन सकता है, इस प्रश्न के जवाब में कहूंगा कि संसार की कोई भी चीज असंभव नहीं है। मैं जब बिल्कुल छोटा था तब से मुझे ऐसे मन में ऐसे विश्वास था, और मैंने सदैव उस विश्वास के आधार पे इस बाद में ग्रेजुएशन के दौरान ये मेरा लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे आगे प्रशासनिक सेवा में जाना है, और मैंने अपनी जितनी क्षमता है उसका पूर्ण सदुपयोग करते हुए इस मुकाम तक मैं पहुंच पाया। धन्यवाद श्याम जी। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि जो बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उनकी जो तैयारी होती है उसमें भी काफी लंबा समय लगता है, और इस लंबे समय के दौरान
हमारे कैरियर को लेकर परिवार और समाज को काफी अपेक्षाएं हो जाती है। तो इसमें जो विकल्प का चयन है उसको आप कितना प्रभावी मानते हैं और उसका चयन किस तरीके से होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने प्रश्न पूछा है। जी धन्यवाद। वास्तव में हम जैसे साधारण पृष्ठभूमि के ग्रामीण परिवार जो होते हैं उनके लिए सबसे पहले रोजगार पाना भी एक चुनौती है। जैसे मैं भी ग्रेजुएशन करते ही अगले ही साल वर्ष 2011 में ही कांस्टेबल बन गया पुलिस में, CID-IB में। तो ये मेरे लिए जरूरी भी था कि मैं अपने कुछ इनकम का स्रोत पहले निर्धारित कर लूं ताकि मैं अपना खर्चा चला सकूं, पढ़ सकूं। जी। तो मैंने इस अपनी परिवार की जरूरत को, मेरी खुद की जरूरत को समझते हुए सबसे पहले सरकारी सेवा छोटे पद से ही शुरू की थी। और साथ में मैंने सदैव विकल्प, जैसे मैंने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का विकल्प हमेशा से रखा। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हमेशा ही बढ़िया तैयारी की, नेट भी किया और मैं लंबे समय तक टीचर के पद पे अध्यापक रहते हुए मैंने बाकी की तैयारी की है। इस दौरान मां सरस्वती की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की कृपा से राज्य के लगभग सभी एग्जाम में अब तक 12 राजकीय सिलेक्शन भगवान ने मुझे प्रदान किए हैं। बहुत 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 अभिनंदन है जी आप। तो असंभव कुछ नहीं है, कैरियर विकल्प जरूर होना चाहिए। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अनिश्चितता भरे इस संसार में, और सिविल सर्वेंट यदि कोई बनना चाहता है बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि का, तो जैसे मेरे लिए कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास आय का स्रोत है, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं अपनी नौकरी के बाद का जितना समय था उसका मैंने पूरा सदुपयोग किया। अपनी जो आगे का टारगेट है उसमें मैंने उस टाइम को रिजर्व रखा और उस हिसाब से मैं लगातार अपनी पढ़ाई को रूप देता गया और उसी हिसाब से मैंने अपना टाइम टेबल शेड्यूल तय करके तैयारी की। वाकई ये एक बहुत बड़ी बात है कि आसमान को हम तभी देख सकते हैं जब हम खड़े धरातल पर रहेंगे। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि चूंकि आपने राजस्थान के तकरीबन हर प्रतियोगी परीक्षा को पास किया है, तो आप एक बहुत लंबा अनुभव रखते हैं इस क्षेत्र में, तो आप युवाओं को ऐसे कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिनके आधार पर वे भी आपके द्वारा जो इस सुझाए गए मार्ग का अनुसरण करके वे भी इन सफलताओं को प्राप्त कर सके? बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अपने में तैयारी करने वाले साथियों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि जीवन हम सबको एक बार मिलता है। मैं इसको एक अवसर मानता हूं। शुरू से ही गुरु महाराज की कृपा रही है, मुझे हमेशा सदैव से अच्छे लोगों का सानिध्य मिला है। मेरे माता पिता ने भी मुझे यही चीज सिखाई है कि जीवन अपना क्षणभंगुर है और ये हमारे पास अवसर है। तो मैंने इसी थीम से ही, मेरे शुरुआत से ही ऐसी मानसिकता रही। तो मैं इस सफलता को कुछ छोटे नॉर्म्स में, एक सूत्र के रूप में कुछ बताना चाहूंगा थोड़ा विस्तार से। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि हम कोई भी यदि किसी भी क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, शिक्षा और कैरियर आज हमारा मुद्दा है, मैं इसको ही ध्यान में रखते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो चीज मायने रखती है जीवन में मनुष्य होने के बाद, वो है हमारी अभिवृत्ति, जिसको हम सोच कहते हैं हमारी। मारवाड़ी में कहते हैं नियति, नीत। जी सर। और अभिवृत्ति कह दो, मानसिकता भी कहते हैं। सबसे पहले वो हमारी निर्णायक होती है जीवन में, प्रत्येक परिणाम के लिए, प्रत्येक प्रयास के लिए। उसके बाद होता है हमारा, यदि ये हमारी सकारात्मक है, जिसकी अभिवृत्ति सकारात्मक है, सोच सकारात्मक है, जो हर चीज के अच्छे पक्ष को पहले देखता है, पहले ये सबसे ज्यादा जरूरी मानता हूं मैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी जो किसी भी क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहता है, चाहे वो पढ़ रहा है या किसी और पेशेवर क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे मस्त चीज है कि उसकी अभिवृत्ति बड़ी सकारात्मक होनी चाहिए। जिनको अभिवृत्ति की समझ नहीं है, थोड़ी उस पर भी बोलना चाहूँ। अभिवृत्ति का मेरा सामान्य मतलब होता है कि लोगों के प्रति, संस्थाओं के प्रति, समाज में जो घटित हो रही है घटनाओं के प्रति, उनके प्रति हमारी सोच, उनको सुन करके उन बातों का हम जो प्रतिक्रिया करते हैं हमारी सोच के अनुसार, उस सोच को अभिवृत्ति कहते हैं। इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं, हिंदी में अभिवृत्ति कहते हैं। सोच, मानसिकता इसका नाम है। तो सबसे पहले जो है निर्णायक ये हमारी होती है। अभिवृत्ति का निर्माण बहुत सारी चीजों से मिलकर होती है। हमारे सबसे पहले हमारे घर के संस्कार, परिवार के संस्कार, फिर हमारी मित्र मंडली, विद्यालय जिसमें हम पढ़ रहे हैं वहां गुरु। तो ये छोटी छोटी बातों से हमारी अभिवृत्ति। उसके बाद मैं रखना चाहूंगा, टारगेट होना चाहिए जी। तो टारगेट के लिए जागरूकता जरूरी है। हमारा एक गोल होना चाहिए, लक्ष्य कि मेरे को ये करना है। तो अब ये करना है, इसको तय करने के लिए भी हमें कुछ क्षमताएं होनी चाहिए। तो क्षमता आती है जागरूकता से। यदि गांव के कोई बच्चा है, गांव में पढ़ रहा है, 12वीं तक कर गया है, नंबर अच्छे बना गया, बावजूद उसको यदि इस बात का
पता ही नहीं है कि कितने क्षेत्र हैं, कहाँ का मैं करियर बना सकता हूँ, या मुझ में क्या दक्षताएं हैं, क्या क्षमताएं हैं, उनका मैं कैसे उपयोग ले सकता हूँ। जी। तो गोल भी उसका निर्धारित होना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को दोबारा से साधुवाद देता हूँ, विशेष धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम आज रखा है जिसमें हमने ऐसा बहुत ही सार्थक और बहुत ही निर्णायक बिंदु चुना है। ये आप सबको धन्यवाद। गुरुजी को स्पेशली लंबे समय से गुरुदेव इसके लिए प्रयासरत रहे। जी। तो हम ऐसे सम्मेलनों से, ऐसे अखबारों से, न्यूज़पेपर से, प्रेरणास्पद कहानियों से, अपने गुरुओं से जब भी हमें ऐसी जागरूकता मिले, हम अपना टारगेट सेट करें। उसके बाद टारगेट के बाद काम शुरू करना होता है। तो पहला काम होता है कॉन्फिडेंस। टारगेट हम ऐसा सेट करें जो बड़ा हो, जितना हम सोच सकें उतना बड़ा हो, जहां तक हम जाना चाहें उसे बड़ा हो। टारगेट बड़ा होना चाहिए। संसार के जितने भी महानतम व्यक्ति हुए हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, चाहे अब्राहम लिंकन है, नेल्सन मंडेला है, दुनिया के कोई भी महानतम व्यक्ति, सबने यही कहा है कि अपने सपने बड़े रखो। और मैंने अपने जीवन में इस बात को छोटी सी कहीं न कहीं रखा। तो मैं भी, मेरा जो टारगेट था उसमें कहीं हद तक सफल हो पाया हूं। तो मेरा मानना है कि गोल के बाद हमारे पास कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए। खुद पे भरोसा जब होता है तो व्यक्ति कोई भी काम करता है उसको बिल्कुल सहजता से करता है। भरोसे, अपने आप पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि पास वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, दूसरे क्या सोच रहे हैं। और नकारात्मक जो टिप्पणियां सामान्य प्रवृत्ति है उनसे भी वो अपने आप पार पा लेता है, उनसे प्रभावित नहीं होता। उसके बाद एक ही काम बचता है, वो है कठिन परिश्रम। पढ़ना है, मेहनत करनी है, जो काम है, जो हमारा स्किल है, जो हमने लाइन चुनी है उसमें अपनी जितनी क्षमताएं वो लगानी है। उसके बाद जो अंतिम बनेगा वो हमारा परिणाम। ये मेरा ऐसा मानना है। मैं इसी फलसफे को मैंने पालन किया है सदैव से। और आज मैं गुरु महाराज की कृपा से यहाँ इस मंच तक अपने आप को यदि पहुंचा पाया हूँ या पहुंचने के लायक यदि आप लोगों ने समझा है तो ये इसका मेरी सकारात्मक सोच और इन सब ऐसी ही कुछ मेरी सोच है जैसा मैंने आपको बताया। बहुत ही संतुलित शब्दों में और बहुत ही संयमित तरीके से श्याम जी ने हमें बताया कि किस तरह से हमारे पास जो उपलब्ध सूचनाएं हैं उनको एक सकारात्मक ढांचे में ढालकर और कठिन परिश्रम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्याम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब वो एक दौर होता है कि जब एक युवा अपनी शिक्षा के उपरांत कैरियर का चयन कर रहा होता है या वो जब ऊहापोह की स्थिति में होता है, तो उस समय समाज उस युवा के लिए क्या रचनात्मक भूमिका निभा सकता है और उस समय उस युवा की समाज से क्या अपेक्षाएं रहती है, इस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। एक विद्यार्थी जो होता है सामान्यतः उसकी समाज से अपेक्षाएं उस समय उसको समझ नहीं होती। मैं आज इस जगह पहुंचने के बाद ये कह सकता हूं कि उस वक्त यदि ये चीजें होती या ऐसी चीजें आज हम करें तो हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है, अभी जो पीढ़ी है, उसको हम फायदा पहुंचा सकते हैं। ये मैं आज कह सकता हूं। उस वक्त तैयारी के दौरान मुझे इस बात की समझ नहीं थी कि मैं समाज से क्या मुझे अपेक्षाएं हैं और समाज मेरे लिए क्या कर सकता है। लेकिन आज जब मैं थोड़े बड़े परिदृश्य तक पहुंचा हूं, राज्य स्तर की सेवा में प्रशिक्षण ले रहा हूं, मैंने तुलनात्मक रूप से दूसरे जो बच्चे विद्यार्थी मेरे साथी ऑफिसर्स आए हैं उनका देखा है, उनके समाज का सिस्टम देखा है, तो उसे मुझे लगता है कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। समाज बहुत कुछ दे सकता है, समाज दशा और दिशा बदल सकता है और हमारा समाज शुरू से ऐसा रहा है। तो आज अभी शिक्षा का जमाना है, विज्ञान का जमाना है, पढ़ाई का जमाना है। तो इस पे यदि हम सब मिलके आज सम्मेलन ऐसा शुरुआत हो रही है तो ऐसे सम्मेलनों का आयोजन करें और ध्यान दें, इनके लिए जो जरूरी चीजें हैं उन पे सब अपनी अपनी छोटी छोटी जितनी भूमिकाएं हैं, जितना समय निकाल के यदि काम करें तो वो भी संभव है। मैं उदाहरण के तौर पे एक बात कहना चाहूंगा। जैसे मेरे साथ काफी साथी हैं जो जैन समाज से हैं, तो उनके बहुत ही अच्छी व्यवस्था है तैयारी करने वालों के लिए। जयपुर में है, बीकानेर में है, तो जयपुर में जितो नाम से एक संगठन है, हॉस्टल बना रखा है। बच्चों को विधिवत रूप से पारदर्शी ढंग से उनकी परीक्षा, योग्यता का परीक्षण के बाद उसमें रखा जाता है और बैकग्राउंड के हिसाब से उनकी फीस माफी की सब कुछ, जैसे उनकी कोई कम, सब आर्थिक रूप से सारे उतने सक्षम, बराबर के सक्षम नहीं होते, कोई कमजोर होता है लेकिन पढ़ने में होशियार होता है, तो उसके लिए उन्होंने इस प्रकार की सुविधाएं कर रखी है, बहुत अच्छी। जितने चयनित है उनमें से एक कैंडिडेट को छोड़कर सारे के सारे उस जितो से जुड़े हुए थे। तो कितनी बड़ी भागीदारी उनकी सफलता में उनके समाज की रही है। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं जब ऐसे स्थान पे पहुंचा हूं
तो ये एक महज शुरुआत है और ऐसे हजारों साथी होंगे, ये बिल्कुल होना ही है। ये बिल्कुल छोटी सफलता, इसे बड़ी बड़ी सफलताएं जैसे डेलू साहब ने हासिल की है उससे भी बड़ी सफलताएं और आनी बाकी हमारे समाज की अब से आएंगी, ऐसी हमें पूरे भरोसा है। हम ऐसा कुछ करें। आज मैं समाज का हिस्सा बना हूं तो आज मैं किसी भी रूप में उन विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ देने को हाजिर हूं। क्या बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। धन्यवाद। डॉक्टर महेंद्र जी सारण, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत। आप भी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्याम जी, निष्कर्ष के तौर पर मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे, आपने जवाब दिए, लेकिन कुछ ऐसा जो कहीं छूट गया हो जो आप बताना चाहते हो इस सदन को, तो अल्प शब्दों में निष्कर्ष के तौर पर। यदि निश्चय दृढ़ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। और सबसे कहना चाहूंगा, कभी भी इस चीज की परवाह नहीं करें कि मैं किस गांव का हूं, किस जाति का हूं, किस परिवार का हूं, किस जगह रहता हूं और मैं पढ़ने में होशियार नहीं हूं, या किसी और बात को लेकर के उसके मन में यदि किसी प्रकार की असहजता है, हेजिटेशन है, डर है, वो नहीं होना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अपनी तुलना दूसरों के साथ कभी न करें। स्वयं अपनी मंजिल निर्धारित करें, उसके लिए अपनी क्षमताओं से प्रयास करें, ईश्वर का सानिध्य रखें, भगवान को याद करें। हमारे पास 29 धर्मों की जो नियमावली से एक आचार संहिता है उसका पालन करें। बड़ा आनंद आएगा जीवन का। ये अद्भुत अवसर जो हमें ईश्वर ने मनुष्य बनाकर दिया है, हम उसका लाभ लें, आनंद लें। कुछ भी असंभव नहीं, मेरा ऐसा मानना है, यदि हम ऐसा करें तो। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। आपने निश्चित रूप से ही यहाँ उपस्थित जन समुदाय को और जो साधना चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है। अब मैं संक्षिप्त परिचय दूंगा डॉक्टर श्रीमती तपस्या बिश्नोई जी का, जो कि एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। आपने 12वीं कक्षा केंद्रीय विद्यालय हेतरामपुरा ढाबा से की, उसके बाद में आपने MBBS मुकलाना से की और बाद में आपने MS ENT एंड नेक एंड हेड सर्जरी में सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट गुजरात से की। आपका चयन हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज में 2 बार हुआ और वर्तमान में आप वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर हैं। तो बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आज इस पावन अवसर पर सम्मानित मंच, उपस्थित महानुभाव, माताओं, बहनों, भाइयों व बच्चों, बुजुर्गों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं जो यहाँ बैठी हूँ ये आपकी ही देन है। मैं कुछ नहीं, ये समाज है। इस समाज ने आज मुझे यहाँ दर्जा दिया है। ये गुरु महाराज जी की और सच्चिदानंद जी की दया से आज हम इस मंच पर विराजमान है। मैं डॉक्टर तपस्या बिश्नोई, MS ENT हेड एंड नेक सर्जरी, एट प्रेजेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट इंडियन एयर फोर्स, पोस्टेड एट दिल्ली हेडक्वार्टर, वाइफ ऑफ डॉक्टर रिशाद बिश्नोई, वो की ऑर्थोपेडिक सर्जन है सिविल हॉस्पिटल सिरसा में। मैं बिश्नोई समाज की पहली प्रथम महिला ऑफिसर हूं जिसने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया है। मेरे पीछे आज जो भी योगदान रहा वो मेरे हस्बैंड, मेरे पति देव का है। एक नारी के लिए इस पद पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, ये सब आप जानते हैं। मुश्किल क्या, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मेरे पति ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, उन्हीं के सहयोग से आज मैं यहाँ पे हूँ। पहले आप एक डॉक्टर और अब आप वायुसेना में समाज के सामने एक ऐसी महिला की तस्वीर जो एक वायुयान उड़ा रही है, तो ये परिवर्तन कैसे हुआ?
आज मैं पोस्ट के साथ काम तो डॉक्टरी का ही करती हूँ। जी। ठीक है, आज मैं इंडियन एयरफोर्स के हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर ही काम करती हूँ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मेरा एडिशनल पोस्ट या एडिशनल अब कह सकते हो कि सम्मानित पद दिया गया है। ठीक, मतलब आपने उसी क्षेत्र को आगे और बढ़ाया। हाँ जी, मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज दो बार इंटरव्यू दिया, दोनों बार मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने डिफेंस का इंटरव्यू दिया, फर्स्ट इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद मैं इस पद पे हूँ। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये आपका विचार कब बना कि मुझे इस क्षेत्र में ही जाना चाहिए? मेरे अंदर पैशन था इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का। पैशन का मतलब होता है जुनून। मेरे को वो ड्रेस बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है कि मैं ये ड्रेस पहन सकती हूँ, क्या मैं ये ऑफिसर बन सकती हूँ। उसके लिए मैंने आफ्टर माई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने इंटरव्यू की तैयारी की और इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। इसका इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी सिविल सर्विसेज के कंपैरिजन। इसका मेडिकल भी 2 दिन चलता है। मेडिकल फिटनेस का कंसिडरेशन बहुत ज्यादा रखा जाता है। जी, बहुत खूब। मैंने देखा था कि जब आप इस पद पर आपका चयन हुआ था तो आपकी वो जो इंडियन एयरफोर्स वाली ड्रेस की जो तस्वीर थी वो बहुत दिनों तक फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर वायरल होती रही थी और समाज को निश्चित रूप से ही उससे प्रेरणा मिली होगी। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारे विशेषकर समाज के संदर्भ में महिलाएं आज भी घर और चूल्हे चौके तक सीमित है, तो आप खास तौर से एयरफोर्स और नेवी, आर्म फोर्सेज में आप महिलाओं के लिए, खासकर हमारे समाज की महिलाओं के लिए क्या विकल्प देखती है और उनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि डिफेंस में सिर्फ ऑफिसर ही लगती है। ठीक, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, ऑफिसर की पोस्ट जो है वो फीमेल्स को दी जाती है। अभी इंडियन आर्मी एट प्रेजेंट ये डिस्कशन चल रही है कि उनको भी एज ए सोल्जर में भी फ्यूचर में लिया जाएगा, लेकिन एट प्रेजेंट सिर्फ इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी है, उसके अंदर महिलाओं को सिर्फ ऑफिसर का ही पद दिया जाता है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत करे, थोड़ा सा भी डेडिकेशन हो उनके अंदर, तो वो इस पद तक पहुंच सकती है। इसके लिए आपको आफ्टर +2 एक एनडीए का एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी लेती है, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसके अंदर आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। एज ग्रुप होता है 16.5 साल से लेके 19.5 साल तक का कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, इसका एग्जाम दे, एग्जाम क्लियर करे, फिर आप एनडीए में जाते हो। एनडीए में आप 3 साल रहते हो। 2.5 साल के बाद आपकी रुचि के अकॉर्डिंग कि आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो या नेवी, उसके ऊपर आपकी कैटेगराइजेशन होती है। आपका इंटरव्यू होता है, रिटन एग्जाम होता है, जिसके जितने अच्छे मार्क्स आते हैं उसको उसकी चॉइस मिलती है। आप फर्स्ट पोजीशन पे हो और आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इंडियन एयरफोर्स में जाओगे। पोजीशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आपकी ब्रांच चूज करनी होती है। उसके बाद आप अगर आर्मी में जा रहे हो तो आप देहरादून रहोगे 1 साल। अगर आप एयरफोर्स में जा रहे हो, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, वहाँ 1 साल की ट्रेनिंग होती है। अगर आप नेवी में जा रहे हो तो जालमिया में आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर 3 इयर्स, 3 साल के बाद आपको एज ए ऑफिसर की रैंक मिलती है, जो कि फर्स्ट रैंक नेवी में होती है सब लेफ्टिनेंट, आर्मी में होती है लेफ्टिनेंट और इंडियन एयरफोर्स में होती है फ्लाइंग ऑफिसर। ये फर्स्ट रैंक आफ्टर कंप्लीटिंग योर एनडीए 3 इयर्स कोर्स। आप ये सोचो कि आपने 12वीं पास की 17 साल में, 17 साल के बाद 3 साल एनडीए, यानी कि 20 साल, 21 पानी 20 जगह
गड्ढा